Hello students, welcome back. In today's class, we will be going to discuss about chemical properties of metals and non-metals. देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ मेटल्स की और कुछ नॉन मेटल्स की। मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ मेटल्स जो है वो कैसे रिएक्ट करते हैं। हम काफ़ी टाइम से इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। मैं बहुत सारी बार इसको डिस्कस भी कर चुका हूँ, तो चलिए एक बार डिस्कस करते हैं। जो आपका मटेरियल है, योर मटेरियल दैट इज मेटल। मेटल क्या करता है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है मेटेलिक ऑक्साइड्स। इट फॉर्म्स मेटेलिक ऑक्साइड्स। अब ये जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं इनका नेचर होता है बेसिक। दे आर बेसिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि ये वाटर के साथ जब मेटेलिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बेस बनाते हैं। तो मैग्नीशियम जब एयर के साथ बर्न करेगा तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर के अंदर हम डालेंगे तो ये बना देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम पीएच पेपर पे टेस्ट करेंगे तो वी विल फाइंड आउट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर। तो ये जो रिएक्शन दी हुई है, ये जो इक्वेशन दी हुई है आपकी, ये मैं लिख देता हूँ। Mg 2Mg प्लस O2, सॉरी, Mg प्लस O2 gives 2Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2MgO। यस, ये जो आपका Mg है इट इज मैग्नीशियम। इट इज मैग्नीशियम। O क्या है आपका? O2 क्या है आपका? ऑक्सीजन है। ऑक्साइड। ऑक्साइड नहीं बेटा, ऑक्सीजन। और ये आपस में जब ओके दोनों मिलते हैं तो ये बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम सर। ऑक्साइड ये O2 की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, इसका आंसर आपको क्लास 9 में पता लगेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। O जो है इट इज नॉट स्टेबल। मतलब O जो है वो स्टेबल नहीं होता। O2 जो है वो स्टेबल होता है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि अगर वो सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो वो उसके पास उतनी स्टेबिलिटी नहीं होती है, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन नेचर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो O की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इनके बारे में डिटेल में आपको क्लास 9 में पता लगेगा। बट अभी के लिए आप ये समझिए कि ऑक्सीजन जो है वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब हमारा ये बनेगा, ये देखिए ये 2 क्यों लगाया है, ये बैलेंसिंग होती है। हमारी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एटम्स जो हमारे ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं इनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स। वी कॉल देम रिएक्टेंट्स। और ये जो एरो होती है ये दिखाती है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और उसके बाद जो राइट हैंड साइड पे जो हमारी चीज़ें बनती हैं इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। वी कॉल देम प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाते हैं जिनकी कुछ न्यू प्रॉपर्टीज होती हैं, बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल। एंड इनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ विच यू विल स्टडी इन डिटेल इन क्लास 9 10 एंड सो ऑन। बट अभी के लिए आपको ये जो केमिकल इक्वेशन है इसमें थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आप मैंने बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जो मास होता है ना हम उसको कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट क्रिएट मास। मास कैन बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो आप अपने एंड पे पढ़ सकते हो। बता देता हूँ क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर जो केमिकल जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उनका जो मास होता है वो आपके प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। मतलब कि जो मास होगा आपके Mg प्लस O2 का वही मास आपका होगा Mg2 का। और ये 2 क्यों लगाया हुआ है, हमने इस इक्वेशन को बैलेंस किया हुआ है कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है हमारे किसी भी चीज़ के वो सेम रहने चाहिए, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे भी और हमारे राइट हैंड साइड पे। राइट, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। आगे हम डिस्कस करते हैं कि हमारे जो सर जो प्रोडक्ट है ये है 2 mg और इंटू O2 का, हम्म, वो किसके इक्वल होगा? रिएक्टेंस।
इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। इसका जो मास होगा कि mg का कितना मास है, ऑक्सीजन का कितना मास है, वो मास बराबर होगा आपके mg 2mg प्लस O2 के बराबर। ठीक है, जो आपके रिएक्टेंट्स का मास है और जो आपके प्रोडक्ट्स का मास है वो इक्वल होगा। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके। नॉन यस मेटल जब नॉन मेटल जो होते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे सल्फर है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाएगा आपका, इट विल फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर के साथ हम उसको मिक्स करेंगे, हम उसमें वाटर के साथ उसको रिएक्ट कराने की कोशिश करेंगे तो वो बनाएगा सल्फरस ऑक्साइड, सल्फरस एसिड। सल्फरस एसिड वो बनाएगा सल्फरस एसिड। एसिड, जब हम बात करें एसिड, तो जो आपके मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, सॉरी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये इनका नेचर कैसा होता है? इनका नेचर बेसिक, सॉरी एसिडिक, एसिड। एसिडिक नेचर होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। Okay. अब रिएक्शन विद वाटर देख लेते हैं कि मेटल जो है, मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटेलिक मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। जब मेटल्स देखिए, सोडियम Na होता है आपका, सोडियम Na आपका क्या होता है? सोडियम। आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, आपको क्या करना है? फर्स्ट यू हैव टू, व्हाट डू यू हैव टू डू, यू हैव टू यू नो राइट डाउन केमिकल सिंबल ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। ये आपको टास्क करना है। दिस इज योर फर्स्ट टास्क। देखिए, फर्स्ट टास्क है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको बताना है क्या होता है। सेकंड टास्क है आपका यू हैव टू राइट डाउन केमिकल सिंबल ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। 20 एलिमेंट्स के आपको केमिकल सिंबल निकालने हैं। अब आप पूछ रहे हो फर्स्ट 20, फर्स्ट 20 का मतलब क्या? इसमें और भी ज़्यादा होते हैं? तो हाँ बिल्कुल, 117 एलिमेंट्स होते हैं। और ये एक बहुत अच्छे टेबल की फॉर्म में लगाए होते हैं। और इन टेबल की फॉर्म में जब इनको लगाया जाता है तो इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। और ये पीरियोडिक टेबल के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, 20 एलिमेंट्स के केमिकल सिंबल्स के साथ, जैसे वन होता है हाइड्रोजन का, ऐसे ऐसे 8 होता है ऑक्सीजन का, तो ये आप पूरी सीरीज लिखोगे फर्स्ट टू योर 20। अगर आप चाहो तो 30 तक भी लिख सकते हो। तो इट इज़ अप टू यू। मैं आपको चलिए 30 तक लिखने को बोल देता हूँ। 30 में क्या होगा, आपके बहुत सारे मेटल्स जो है जो हम यूज़ करते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। सो यू हैव टू राइट डाउन द 30 एलिमेंट्स, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स, नेम एंड देयर सिंबल। इज दिस क्लियर? यस सर। यस। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो इसी में मैं आपको बता रहा था कि Na होता है आपका सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो 11th नंबर पे आप जाओगे तो आपको मिलेगा Na, सोडियम मिलेगा। और सोडियम जो होगा उसको हम डिनोट करते हैं Na से। आप सोच रहे हो सोडियम तो S से स्टार्ट होता है, Na से क्यों लिखते हैं? तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यस मोहित बोलिए। सर एक बार फिर से उसका एक्सप्लेन करिएगा, सोडियम का रिएक्शन। सोडियम का रिएक्शन मैं अभी आ रहा हूँ उसी चीज़ पे आ रहा हूँ। देखिए, सोडियम जब मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन भी है उसमें, ऑक्साइड ऑक्सीजन भी है उसमें। तो मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। और उसके बाद क्या गैस लिबरेट होती है? आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, व्हेन Na रिएक्ट्स विद H2O गिव्स NaOH, ये आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो उसका नेचर कैसा होगा, कोई बता सकता है? क्या बेस। सर? यस, बेसिक नेचर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। मेटल हाइड्रोक्साइड का नेचर भी आपका बेसिक होता है। देखिए, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। मैग्नीशियम जो है वो आपका वाटर के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाता है? आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और उससे हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होती है। इट लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। So this is the reaction of metals with water. अब मेटल जो है वो वाटर के साथ इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। एक मेटल होता है सोडियम।
सोडियम जिसकी हम बात कर रहे हैं, सोडियम जो है वो बहुत ही बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। इट इज सो रिएक्टिव दैट व्हेन यू पुट इट इन, मतलब आप उसको केरोसिन से निकाल के ऑक्सीजन में रख दोगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये बर्निंग अपनी शुरू कर देगा। इसलिए इसको बचाने के लिए, मतलब इसको सोडियम मेटल मेटल को सेव्ड रखने के लिए हम इसको किस में रखते हैं, केरोसिन के अंदर डिप करके रखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लो कि वाई सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन। ठीक है। क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो पूरा बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है वो, यस यस और वो पूरा आग भी लग सकता है उसको। यस। नॉन मेटल्स जो होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, इट इज नॉट जनरली दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, मतलब वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो एयर के साथ दे रिएक्ट विद एयर। फॉर एग्जांपल जैसे फॉस्फोरस, आपने पता, फॉस्फोरस जो है एक आपका नॉन मेटल होता है, वो इट इज़ वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और इतना रिएक्टिव होता है कि वो अगर उसको फॉस्फोरस को अगर आप उसमें रख दो, एयर में रख दो निकाल, तो वो क्या करेगा, इट कैचेस फायर, वो फायर को कैच कर लेगा। इसलिए फॉस्फोरस को जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करा सकते हम, उसको हम स्टोर करके रखते हैं वाटर के अंदर। वाटर के अंदर जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉट रिएक्टिव। चलिए अब देखते हैं एसिड्स के साथ क्या रिएक्शन होता है। एसिड्स के साथ जब मेटल्स जो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं मेटल सॉल्ट्स, दे फॉर्म मेटल सॉल्ट्स, मेटेलिक सॉल्ट्स बनाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्या है, मेटल है, क्लोराइड क्या है, वो आपका एक नॉन मेटल है। तो दोनों चीज़ क्या मिलके बनाती हैं, मेटल्स को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो मेटेलिक सॉल्ट बनाते हैं, दे फॉर्म मेटेलिक सॉल्ट। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, एक मेटेलिक सॉल्ट है। जिंक को जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, जिंक को जब HCl के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो व्हाट डज इट फॉर्म, इट फॉर्म्स ZnCl2, वो ZnCl2 बनाता है। ZnCl2 आपका क्या है, ZnCl2 इट इज योर जिंक क्लोराइड है, और इसका ये क्या होता है, ये मेटेलिक सॉल्ट होता है। ठीक है। फिर यहाँ पे H2 का मतलब क्या है? H2 का मतलब बेटा हाइड्रोजन गैस, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस जो वो भी निकल, इट इज ऑल्सो तो प्रोडक्ट। H2 तो फिर हो जाएगा वाटर। H2O नहीं बेटा, H2, H2 is ओके your सर। hydrogen gas and H2O is your water and H2O2 is your hydrogen peroxide। चलिए उस पे नहीं जाते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बेसिकली एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज भी किया जाता है। एक जोक है, एक बड़ा मज़ेदार सा जोक है। दो लोग जाते हैं बार में, मतलब बार कह रहा हूँ, एक उसमें रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में जब वो जाते हैं तो वो बोलता है कि आई विल हैव H2O, मैं H2O लूँगा, और दूसरा बोल रहा है आई विल हैव H2O2, मतलब मैं भी H2O, वो कहना तो ये चाह रहा था कि मैं भी H2O2 मतलब H2O ही लूँगा, लेकिन जब उसने बोला ना H2O2, आई विल हैव H2O2, तो H2O2 आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, एंड इट इज जब वो उसने पिया उसको, तो दैट पर्सन डाइड, क्योंकि इट हैज इट इज वेनमस। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आपका जो सर आई थिंक वो कहना चाहता था H2O2 दैट मीन्स 2 ग्लास वाटर। नहीं नहीं नहीं, H2O2 मतलब टू का मतलब सर उसे T भी वही चाहिए था। हाँ उसको भी वही चाहिए था, लेकिन जो वेटर था उसने समझा कि इसको चाहिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो उसने उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड ला के दे दिया। जब उसने उसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड ला के दिया तो वो फिर उसका काम खत्म हो गया, मतलब दैट पर्सन डाइड। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आप देखिए H2O एक क्या है, एक आपका विदाउट वाटर कैन वी इमेजिन आवर लाइफ, आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल टू इमेजिन आवर नो लाइफ सर। विदाउट वाटर। लेकिन अगर उसमें एक और हम हाइड्रोजन, एक और ऑक्सीजन ऐड कर दें तो इट बिकम्स अ डेडली थिंग। तो इसलिए केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड केमिस्ट्री इज वेरी एक एक जो एलिमेंट है, एक एक जो एलिमेंट है वो किस तरीके से जुड़ता है किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, ये बहुत उसके जो पूरा नेचर है उसको चेंज कर देता है। तो केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और बहुत इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड येट इसको जब आप समझोगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है इसको समझने में।
कोई भी एलिमेंट्स दूसरे के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, तो बहुत मज़ा आता है। बहुत मज़ेदार चीज़ है केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों सर साइंस की। केमिस्ट्री में कोई भी सिंबल, एक एक सिंबल इम्पोर्टेंस रखता है, एक एक बहुत चीज़ ज्यादा। इम्पोर्टेंस रखती है आपकी केमिस्ट्री के अंदर, बहुत बहुत डिटेल में, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्या है, बारीकियां हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ने में, बहुत मज़ा आता है केमिस्ट्री को। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मोस्टली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स है जैसे कि सल्फर है, वो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और जिससे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है और वाटर निकलता है। अब यहाँ पे देखिए दो एक टर्म यूज हुई है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा मुझे कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? देखिए नींबू पानी पीते हो सब? यस सर। यस सर। यस Yes, सर। sir. नींबू पानी के अंदर अगर यस। अगर मान लीजिए आपने अपने फैमिली में आपके 4 लोग हैं, आपने 4 लोगों के लिए नींबू पानी बनाया और आपके घर पे बहुत ज़्यादा गेस्ट आ जाते हैं और आपके पास और कोई इंग्रेडिएंट नहीं बचा हुआ है, मतलब आपके घर पे चीनी भी खत्म हो गई, नमक भी खत्म हो गया और नींबू भी खत्म हो गया, आपके पास सिर्फ पानी है और उनका मन है नींबू पानी पीने का, तो क्या करोगे? सर सर चारों आइसक्रीम में ला से देंगे। थोड़ा थोड़ा। गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और सबका नींबू पानी पीने का मन है, तो बताओ इस केस में क्या करोगे? जो आपके सर पास नाइट्रिक सर एसिड तो और सबको थोड़ा वाटर को थोड़ा ऐड दे। कर देंगे। नाइट्रिक एसिड को ऐड करोगे नींबू पानी के अंदर? सर वो तो ऑलरेडी है ना नींबू पानी। नाइट्रिक एसिड थोड़ी ना होता है नींबू पानी के अंदर, सिट्रिक एसिड होता है। चलिए आगे मैं बताता हूँ क्या होता है। आपको बेसिकली मेरा आइडिया क्या था, मान लेते हैं आपने इतना सॉल्यूशन बनाया है नींबू पानी का और आपके पास बहुत ज़्यादा गेस्ट आ गए, तो आप क्या करोगे, इसी के अंदर और पानी डाल दोगे, मतलब इसको एक दूसरे बर्तन में पौर करोगे और उसके अंदर और पानी डाल दोगे ताकि ज़्यादा लोग उसका इंजॉय कर सकें। तो आप ये बताओ कि जो उसका जो ओरिजिनल जो क्वालिटी होगी और जो उसमें आप वाटर डालने के बाद उसकी क्वालिटी है, उसको उसमें कोई चेंज आएगा? Yes, यस sir. सर। क्या चेंज आएगा? यस सर। सर वाटर जो Sir, है वो नींबू taste पानी की उसका जगह वाटर नॉर्मल दिखाई देगा। अच्छा, सिर्फ दिखाई देगा, उसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा? उससे टेस्ट में भी चेंज होगा। टेस्ट में लेमन भी का चेंज टेस्ट आएगा। हो जाए, मतलब कि उसमें न देख ज्यादा चीनी है टेस्ट भी न नमक है। मतलब वो अगर मान लीजिए आपने एक बहुत ही मीठा और बहुत अच्छा नींबू पानी बनाया और इसमें पानी डाल दिया, और ज़्यादा पानी डाल दिया ताकि बहुत ज़्यादा लोग उसको पी सकें, तो उससे क्या होगा? क्या उसके सर टेस्ट उससे में सर कोई जो चेंज नींबू आएगा? हो जाएगा, पानी है वो भी पीना हो उसमें जाएगा। सिर्फ वाटर ही लगेगा। हाँ, मतलब उसका जो जितना उसका मीठापन होना चाहिए उतना नहीं होगा, है ना? यस ये सर। सिर्फ नो फीका सर, लगेगा। कम हो जाएगा उसका भी। उसका मीठापन जो है वो कम हो जाएगा। तो बेसिकली आइडिया यस ऑफ डाइल्यूशन इज दिस ओनली। डाइल्यूशन जो है वो भी यही है, डाइल्यूशन भी यही चीज़ है। उसमें हम क्या कर रहे हैं डाइल्यूशन में, बेसिकली जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ है, जो हमारे पास अबंडेंस में चीज़ है, उसके अंदर हम वाटर डाल के उसको क्या कर रहे हैं, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, उसके इफेक्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एसिड जो होते हैं आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि हम दो तरीके से यूज़ करते हैं, एक डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ करते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि उसके अंदर एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और डाइल्यूट का मतलब है कि उसके अंदर एसिड तो है लेकिन उसके अंदर हमने वाटर डाल के उसको क्या किया हुआ है, डाइल्यूट किया हुआ है, उसको उसका इफेक्ट जो है हल्का किया हुआ है। ठीक है, देखिए ओके सर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, मेटल्स एंड मेटल रिप्लेस मेटल्स। देखिए एक सीरीज होती है जिसको बोलते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो मेटल्स हैं उनका जो ऑर्डर है वो डिक्रीज करता है, किस चीज़ पे, रिएक्टिविटी के हिसाब से। तो पोटेशियम, सोडियम, ये जो है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, और जैसे जैसे ऑर्डर आप फॉलो करोगे उतने रिएक्टिव जो है मेटल्स कम होते चले जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि गोल्ड ज्वेलरी जो है सालों साल एक जैसी रहती है, उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कई सालों के बाद उसकी जो चमक है वो थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाती है। सिल्वर की उससे कम, कॉपर की उससे कम, लेड की उससे कम। तो ये क्या है, ये सभी ऑर्डर है रिएक्टिविटी के कि जो मेटल जितना रिएक्टिव होगा वो उतना जल्दी क्या बनाएगा, अपने ऑक्साइड्स बनाएगा।
लेकिन जो मेटल जितना कम रिएक्टिव होगा उतना कम जल्दी अपनी जो ऑक्साइड्स वो बनाएगा। ठीक है, और ये मेटल्स आपस में भी इनका एक कंपटीशन होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो दूसरे वाले कम रिएक्टिव को बोलता है चलो भाई आपका हो गया, आप अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में से उठो और मुझे वहाँ पे जाके बैठने दो। देखिए अब इस चीज़ को समझते हैं क्या है ये। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको भगा देता है, उसको रिप्लेस कर देता है और खुद वहाँ जाके अपना सॉल्ट सॉल्यूशन बना देता है। जैसे मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन है, उसके अंदर अगर आप मैग्नीशियम डाल देते हो तो मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट से, देखिए अब रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए कॉपर कहाँ पे है, नीचे है, और मैग्नीशियम कहाँ पे है, देखिए ऊपर है सर। बहुत ऊपर है मैग्नीशियम उससे। तो ये क्या है बेसिकली, आपका जो मैग्नीशियम है, इट इज मोर रिएक्टिव देन योर कॉपर। तो वो क्या करेगा, कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से बोलेगा कि भैया उठ जाओ यहाँ से, मैं तुमसे ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, अब मैं अपना सॉल्ट सॉल्यूशन बनाऊंगा, तुम थोड़ा बहुत उधर डिस्पोज हो जाओ। तो जिंक क्या करेगा, जिंक भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, वो उसको रिप्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। आपका आयरन भी बहुत रिएक्टिव है कॉपर से। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट डू वी कॉल इट? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेरी गुड, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली, आपके जो अ, आपके जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं वो लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यस सर। मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ यूजेस। चलिए उससे पहले हम बात कर लेते हैं नोबल मेटल्स की। नोबल मेटल्स कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। मतलब नोबल गैसेस के बारे में आप पढ़ोगे कि जेनॉन, हीलियम, ये कैसी आपकी गैसेस होती हैं जो रिएक्ट नहीं करते। जो नोबल का मतलब होता है जो एकदम शांत रहे, वो किसी से ज़्यादा झगड़ा वगड़ा नहीं करे। तो ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है। ये अपने चमक इसलिए बरकरार रखते हैं क्योंकि ये एयर के साथ, वाटर के साथ या एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं। सालों में एक आध बार ये, मतलब काफ़ी सालों तक अगर आप ज्वेलरी रखते हो अपनी तो भी उसकी चमक बरकरार रहती है। वो इसलिए ही रहती है क्योंकि दीज मेटल्स आर नोबल मेटल्स। इनको इनको रिएक्शन करना अपने साथ पसंद नहीं है। आपने देखा होगा कि अगर आप ज्वेलरी लेके किसी गोल्ड स्मिथ के पास जाते हो तो बोलते हो कि आप इसकी पॉलिश कर दो, वो पॉलिश में पता है क्या करता है, नो नो सर। सर। नो वो बताता है एक सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन बनाता है, एक्वारेजिया का सॉल्यूशन बनाता है, जिसके अंदर आपका नाइट्रिक एसिड लेता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेता है। ये दोनों बहुत रिएक्टिव एसिड होते हैं, नो बहुत ही बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एंड हार्मफुल एसिड्स हो सकते हैं। इसके अंदर जो नाइट्रिक एसिड होता है वो 1 पार्ट में होता है और जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो 3 पार्ट में होता है। और ये इसके अंदर जो मेटल, जो आपका गोल्ड है, उसको डिप करता है, और डिप करने के बाद जो इसकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं गोल्ड के ऊपर, जो भी आपकी लेयर जमी जमी हुई है, वो उसमें डिसॉल्व हो जाती है। और गोल्ड को अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक उसमें रखोगे ना तो गोल्ड भी आपका डिसॉल्व हो जाएगा, मेटल भी डिसॉल्व हो जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग आपका एक्वारीजिया होता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो गोल्ड होता है ना, इट इज़ जो 24 कैरेट गोल्ड होता है, जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। सर मुझे ये समझ में नहीं आता कि कैरेट क्या है, 24 कैरेट इज कैरेट द है। बेसिकली द यूनिट, इसको हम यूनिट बोल सकते हैं कि ग्रेडिंग हम कह सकते हैं गोल्ड। हमेशा मैंने सुना है 24 कैरेट का गोल्ड। 24 मुझे कुछ कैरेट का समझ बेटा ज्वेलरी बन ही नहीं सकती है, बहुत सॉफ्ट होता है गोल्ड जो है। सर प्लीज मुझे इसके बारे में बताइए थोड़ा और। ये एक्चुअली जो प्योरिटी बताता है, बेसिकली गोल्ड की प्योरिटी बताता है कि कितने परसेंट जो है वो गोल्ड जो है उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, उस पर्टिकुलर मेटल के अंदर कितना परसेंट गोल्ड है। इफ इट इज 24 कैरेट इट मीन्स इट हैज़ 99.9% प्योरिटी।
ठीक है। अब क्या होता है कि आपका जो गोल्ड होता है उसके अंदर कॉपर को हम डालते हैं। कॉपर क्या करता है, बेसिकली उस मेटल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जब उस कॉपर को जब हम गोल्ड के अंदर डालते हैं, उन दोनों को मिक्स करते हैं, एलॉय बनाते हैं, उससे फिर क्या होता है कि आपका जो ज्वेलरी बनती है इट हैज़ रिजिडिटी, उसके अंदर बहुत ही रिजिडिटी होती है। लेकिन अगर हम सिर्फ गोल्ड को देखेंगे तो उसके अंदर इतनी रिजिडिटी नहीं होती, बिल्कुल पेपर के तरीके से होता है गोल्ड आपका, बहुत ही सॉफ्ट होता है, लेकिन इट इज़ वेरी यूजफुल, ज्वेलरी बनाने में बहुत काम आता है। तो जो आपका 24 कैरेट गोल्ड होता है उसका यूज़ करके हम ज्वेलरी नहीं बना सकते। आप अगर अगर कभी मौका मिले ज्वेलर के पास जाने का, तो आस्क हिम कि आपने कितने कैरेट का ये जो है बनाया हुआ है, तो बताएगा कि इसके अंदर 22 कैरेट या 20 कैरेट जो है वो गोल्ड है, 4 कैरेट बाकी बचा हुआ क्या है आपका कॉपर है। यस मोहित बताइए। सर दो हाईली रिएक्टिव मेटल्स आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा? दो हाईली रिएक्टिव मेटल्स, पहली बात तो वो रिएक्शन नहीं करेंगे, मेटल मेटल रिएक्शन नहीं करेंगे। आपको मेटल मेटल को जोड़ने के लिए उनको सबसे पहले मेल्ट करना होगा, ठीक है। अगर आपको मेटल्स को यस ज्वाइन सर। करना है तो आपको उनको पहले मेल्ट करना होगा, तब आप उसको ज्वाइन कर पाओगे। और उनको ज्वाइन करने के बाद फिर वो जो बनेगा उसको हम एलॉय बोलेंगे। आपने सुना है ना गाड़ी के अंदर एलॉय व्हील होते हैं, सर क्या? एलॉय व्हील्स इन कार्स एंड बाइक, ये आपने सुना होगा। गाड़ी के अंदर एलॉय व्हील लगे हैं। एलॉय व्हील बेसिकली क्या होते हैं, जो दो टाइप के व्हील होते हैं, एक तो आपके साइकिल के अंदर होते हैं जो अ, और एक तो होते हैं एलॉय व्हील। आप अगर बाइक में देखोगे तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे, तो आप जो बिल्कुल जाली वाले होते हैं ना, एक वो टाइप के व्हील होते हैं, एक होते हैं दूसरे टाइप के व्हील, एलॉय व्हील। गूगल करना कभी, यू विल अंडरस्टैंड। चलिए, इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको भेजूंगा, ये वाली जो फाइल है मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको भेजूंगा, क्योंकि हम ये बहुत सारी बार डिस्कस कर चुके हैं। मेटल्स के यूज़, नॉन मेटल्स के यूज़, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप पढ़ो और खुद ही फाइंड आउट करो, ठीक है। ओके सर। चलिए ठीक है, आज की क्लास में हमारा इतना ही, हमारा ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उनको डिस्कस करेंगे। अभी कोई क्लास लीव नहीं करेगा, आई विल टेक योर अटेंडेंस।